ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं CS एग्जीक्यूटिव JIGL का अपना सेकेंड रिवीजन चैप्टर विच इज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आई थिंक चैप्टर नंबर 16 17 होगा। हम लोगों के रिवीजन में ये सीक्वेंस में सेकेंड चैप्टर है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 15 तक। ओके एनीवेज, इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ये हम लोग सीखते हैं अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसी में सीखेंगे अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कि रजिस्ट्रेशन कब करवाना चाहिए, इसकी टाइम लिमिट क्या होती है और किस जगह पे करवाना चाहिए, कहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, विल्स एंड अथॉरिटीज टू अडॉप्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कब से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑपरेटिव होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड के लिए क्या प्रोसीजर होता है। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात ये, इस चैप्टर से भी एक सवाल तो आपका आना पक्का रहता है, कभी कभी दो सवाल आ जाते हैं, ऑन एन एवरेज कभी एक सवाल, कभी दो सवाल, कभी एक, कभी दो, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। और इन सभी चैप्टर्स जो भी हम आपको ये छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, इन सब की एक खास बात है कि इसमें से एकदम फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, गिने चुने 8-10 टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट में सबसे पहले आपसे कहा गया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट क्यों लाया गया, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट क्यों लाया गया था, इसके पीछे पर्पस क्या था, ताकि आप सभी रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को सेफ एंड सिक्योर रख सके। इट वाज टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को एक जगह पे कंपाइल करना, सेफ एंड सिक्योर रखना, ये पर्पस था आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट का। ठीक है, आइए देखिएगा देखिएगा पास्ट एग्जामिनेशन के एक सवाल में पूछा गया था आपसे, What is the object of registration of documents under Registration Act 1908? क्या ऑब्जेक्टिव होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का? तो रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद एन असाइंड ऑफिसर एंड टू कीप इट एज अ पब्लिक रिकॉर्ड। यानी हम लोग एक पब्लिक ऑफिसर के पास जाते हैं और उसके पास जाकर के एज अ पब्लिक रिकॉर्ड ये मेंटेन रहता है। ठीक है। अच्छा, तो ये केवल एक मेंटेनेंस है रिकॉर्ड्स का और कुछ नहीं है, ये केवल क्या है, एक रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इंश्योर्स प्रॉपर प्रिजर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। ये इंश्योर करता है कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व्ड रहेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Number 2, documents which are required to be registered act as a valid evidence in a court of law। वो डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है वो तभी कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस काम करेंगे जब वो रजिस्टर्ड हैं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है देन इट विल नॉट सर्व एज अ एविडेंस, इट विल नॉट सर्व एज अ वैलिड एविडेंस। नंबर 3, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स असिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। अगर एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो फ्रॉड नहीं होगा क्योंकि उसका कोई भी डुप्लीकेट या ऑल्टर्ड कॉपी नहीं बन सकेगी। एंड नंबर 4, रजिस्ट्रेशन गिव्स पीपल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग और अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, लोगों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिसाइड हो जाते हैं कि कौन उसका सही मालिक है और किसकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे से फॉर एग्जांपल आप एक लीगल एयर हैं किसी प्रॉपर्टी के, तो अगर आपकी विल रजिस्टर्ड होगी तो आपको साबित करना आसान हो जाएगा ना। सो इट गिव्स पीपल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर लीगल राइट्स, ये मेरा लीगल राइट है, आई एम द लीगल एयर, आई हैव द अथॉरिटी टू अडॉप्ट, एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग और अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो मेनली जो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये किसके लिए है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 17 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी आर द फॉलोइंग।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, या कोई भी गिफ्ट या इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट अदर देन गिफ्ट ऑफ immovable property which purport to operate to create, declare, assign, limit और extinguish। इसके लिए एक शॉर्ट की हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीडेल। क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या एक्सटिंग्विश। तो कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, जानते हो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? विल होता है। तो टेस्टामेंट्री क्या हुआ? नॉन टेस्टामेंट्री ऑपरेट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन, यानी मेरे रहते रहते ही ऑपरेट करेगा। विल तो हो गया टेस्टामेंट्री। नॉन टेस्टामेंट्री क्या हो गया? जो कि मेरे लाइफ टाइम के दौरान, इसी समय हम आपको अपनी जिंदगी के रहते रहते दे रहे, जिंदगी के बाद वाला अलग हो गया टेस्टामेंट्री। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट या इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर ही लिख दिया था। तो सिंपल समझो ना, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कि परपोर्ट करे या ऑपरेट करे टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या एक्सटिंग्विश, या तो इन प्रेजेंट या इन फ्यूचर एनी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट। क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या एक्सटिंग्विश, राइट, टाइटल या आरटीआई। सीडेल, आरटीआई इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू ऑफ 100 रुपीज या अपवर्ड्स हो, विद द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज और अपवर्ड्स। तो एनी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच परपोर्ट्स टू create, declare, assign, limit या extinguish any right, title या interest of the value exceeding rupees 100 in a immovable property। ठीक है, 100 रुपए से ज्यादा। अब 100 रुपए उस समय के हिसाब से जब ये कानून आया था काफी ज्यादा था। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट which acknowledge the receipt or payment of any consideration on account of CDAIL of any such RTI। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कि एक्नॉलेज करे रिसीप्ट या पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट। जैसे मान लो हमने कहा तुमने जमीन खरीदी तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो जमीन का अगर पैसा अलग से दिया गया तो उसका भी रजिस्ट्रेशन, उसका पैसा रिसीव हुआ है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? यस। तो कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसके कारण सीडेल हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के आरटीआई का, सीडेल हो इमूवेबल प्रॉपर्टी के आरटीआई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट का, जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा हो, और ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे हम कोई पेमेंट की रिसीप्ट को एक्नॉलेज करें, एक्नॉलेजिंग द रिसीप्ट और पेमेंट, एक्नॉलेजिंग द रिसीट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ सीडेल ऑफ एनी सच आरटीआई। यानी उसके बदले जो पैसा मिल रहा है उसकी रिसीप्ट का भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद लीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज जो कि ईयर टू ईयर हो, यानी वो साल दर साल चलती जाएगी, या कोई भी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, या फिर रिजर्विंग अ ईयरली रेंट, यानी ऐसा लिखा हुआ है कि हर साल ये रिन्यू होता जाएगा, या 1 साल से ज्यादा के लिए कर लिया, या फिर 1 साल का रिजर्व रेंट रखा, यानी 1 साल का पहले से इन एडवांस है पैसा। तो फिर इन दैट केस क्या होगा? वो रजिस्ट्रेशन विल बी कंपल्सरी। एक्सेप्शंस यानी इन डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, एनी कंपोजिशन डीड, ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन अलग होता है, एग्जेम्पशन अलग होता है। एग्जेम्पशन नीचे, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, कराना ही नहीं है। ये क्या है? एक्सेप्शन। इनका नहीं कराओगे तो चलेगा। कोई कंपोजिशन डीड का, ठीक है, कोई कंपोजिशन डीड का, आपस में अगर हम कोई अग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं वो सब। एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, एनी डिवेंचर इशूड बाय एनी सच कंपनी, endorsement या ट्रांसफर ऑफ एनी डिवेंचर, डिक्री या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, grant of immovable property by government, instrument of partition made by revenue officer,
endorsement on a mortgage deed acknowledging the payment of any of the whole or any part of mortgage money and any certificate of sale granted to the purchaser of or any movable property sold by public auction by civil या revenue officer. तो कोई भी कंपोजिशन डीड, कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि शेयर से जुड़ा हुआ हो, कोई डिबेंचर, इंस्ट्रूमेंट अपॉन और ट्रांसफर ऑफ एनी डिबेंचर, डिक्री ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ग्रांट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बाय रेवेन्यू ऑफिसर, इंडोर्समेंट या मॉर्गेज या डीड एक्नॉलेजिंग द पेमेंट ऑफ होल या पार्ट ऑफ द मॉर्गेज मनी which does not and any other receipt or payment of money due under a mortgage when the receipt does not purport to extinguish the mortgage. यानी mortgage का जो basically पैसा मिल रहा है, any endorsement on a mortgage deed acknowledging the payment of whole or part of the mortgage money, जो mortgage का जो पैसा मिल रहा है उसके लिए भी आपको अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है. एंड एनी सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड बाय परचेजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन, पब्लिक ऑक्शन के थ्रू जो प्रॉपर्टी बेची गई उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ सेल मिलता है उसके भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. सिंपल सा फंडा ये है, सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स जो सरकार खुद इश्यू कर रही है उसके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. तो देखो, सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड बाय परचेजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ग्रांटेड टू परचेजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, सोल्ड बाय होम, पब्लिक ऑक्शन बाय सिविल या रेवेन्यू. ये था डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ग्रांट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट. आई ऑलवेज इंसिस्ट की जो पहले ज्यादा आसान और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको आप देख सकते हो. डिक्री ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ग्रांट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ सेल टू परचेजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय पब्लिक ऑक्शन या सिविल या रेवेन्यू ऑफिसर, कंपोजिशन डीड. अब देखो, एक एक करके हम लोग जब सॉर्ट आउट करके याद करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से याद होगा. कोर्ट वाला गवर्नमेंट का इमूवेबल प्रॉपर्टी ग्रांट का, और जो रेवेन्यू ऑफिसर या कोई सिविल ऑफिसर पब्लिक ऑक्शन के थ्रू इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेगा वो, इन तीनों का नहीं होगा. फिर उसके बाद कंपोजिशन डीड एंड इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिबेंचर यानी इश्यू ऑफ डिबेंचर, इंडोर्समेंट या ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर. तो ये शेयर डिबेंचर का 2 पॉइंट और कंपोजिशन डीड, इतना भी याद रख लेंगे तो काफी है. समझ गए बात को? नेक्स्ट, किसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है? जो ऊपर का अगर आपने याद किया है तो नीचे का अपने आप याद हो जाएगा. इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सीडेल करे, क्या? आरटीआई जिसकी वैल्यू लेस देन 100. तो ये सब याद रखोगे, सीडेल, आरटीआई इन इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू लेस देन 100. इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक्नॉलेज करे रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन. ठीक है. लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरिंग या असाइनिंग या वही सीडेल करें एनी आरटीआई. ये सेम पॉइंट आ गया क्या? ये हमसे गलती से सेम पॉइंट वापस से आ गया. सेम पॉइंट हमसे वापस से इंक्लूड हो गया. अच्छा, बिल्स ऊपर आपने पढ़ा था नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स, यहां पे क्या है? टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया? विल, मरने के बाद वाला. इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन विल जो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का सीडेल करें या आरटीआई करें. सीडेल, आरटीआई. अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 70. तो दे आर ऑल्सो ऑप्शनली रजिस्ट्रेबल. आप उनको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो. याद रहेगा आपको ये सब. डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिक्री ऑर्डर ऑफ कोर्ट 4th पॉइंट में आप लिख सकते हैं. हाँ, तो वही डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, हमको लग रहा था हमने सेम पॉइंट इंक्लूड कर दिया. इट इज डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट
तो बेसिकली डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऊपर आपको एक्सेप्शंस में भी दिखाई दे रहा था। तो कोई भी डिक्री या ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट किसी डिक्री या ऑर्डर ऑफ कोर्ट के अंडर जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या एक्सटिंग्विश किया गया है, और इट ट्रांसफर्स और एक्सटिंग्विशेस एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोर्ट के ऑर्डर के तहत अगर किया गया है तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। बोलो फिर से, कोर्ट के ऑर्डर के तहत, डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के कारण अगर कोई भी ट्रांसफर किया गया है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल। इज दिस क्लियर? लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वैल्यू शुड बी लेस देन 100। इज दिस क्लियर? So this was okay. टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कितने समय में प्रेजेंट करना पड़ता है? टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन, अ डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 months ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के 4 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करना पड़ेगा। तुरंत का तुरंत रजिस्ट्री हो जरूरी नहीं है, 4 महीने के अंदर अंदर आपको पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक प्रोवाइजो है, सेक्शन 23 प्रोवाइजो प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ 4 months फॉर प्रेजेंटिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर। इट इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, यानी अगर कोई डिक्री या ऑर्डर है तो जिस दिन डिक्री या ऑर्डर आया उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो any document other than a will must be presented within how many months? 4 months. will को आप कभी भी प्रेजेंट कर सकते हो, will can be presented any time. other documents must be presented within 4 months. Re-registration of certain documents, if in any case a document requiring registration has been accepted for registration by a registrar या sub registrar from a person not duly empowered to present the same. देखो कई बार क्या होता है, मान लो हम एम्पावर्ड नहीं थे उसको रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करने के लिए। आमतौर पे जिसने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है वो रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई XYZ पार्टी जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेती है जो कि उस चीज के लिए एम्पावर्ड नहीं थी, तो आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। या से फॉर एग्जाम्पल हमारा नाम सही नहीं चढ़ा था, हमको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। री रजिस्ट्रेशन के लिए क्या टाइम लिमिट होती है? री रजिस्ट्रेशन के लिए क्या टाइम लिमिट होती है? 4 months फ्रॉम हिज फर्स्ट बिकमिंग अवेयर दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट इज। जिस दिन उसको मालूम चल गया कि नाम सही नहीं है, पर्सन सही नहीं था, जिसने एग्जीक्यूट कराया रजिस्ट्रेशन वो सही नहीं था, जिस दिन मालूम चल गया उस दिन से 4 महीने के अंदर अंदर आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 24, डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स। तो देखो अगर अलग अलग लोग अलग अलग समय पे उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो द डॉक्यूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन। हर एग्जीक्यूशन का 4 महीने का समय देख लो, ये नहीं आज मैंने साइन किया तुमने साइन किया 4 महीने के 6 महीने के बाद तो तब से देख लेंगे, नहीं तो मेरा वाला फिर रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि हमने आज साइन किया तुमने साइन किया 6 महीने के बाद, तो हमको 4 महीने के मेरा वाला अलग या तो फिर रजिस्ट्री करवा लो, फिर तुम्हारा एग्जीक्यूशन हुआ उसका अलग रजिस्ट्री करवाओ। लेकिन when there are several person executing the document at different time, such document may be presented for registration and re-registration within 4 months from the date of each execution। हर एग्जीक्यूशन से 4 महीने के अंदर, या तो मेरा हुआ आपका हुआ 1 महीने के बाद, मेरे वाले से 4 महीने के अंदर अंदर में हम अपना और आपका दोनों का एक साथ करवा लेंगे, नहीं तो फिर मेरा वाला 4 महीने के अंदर होना चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन भी 4 महीने के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है बात? नेक्स्ट क्या है बताओ? सेक्शन 25, जहां पे किसी अनअवॉइडेबल रीजन के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, then an additional time may be granted, the registration may be done within 8 months।
That is 4 months delay may be allowed, but on a payment of a fine which shall not exceed 10 times the registration fee. वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आउटसाइड इंडिया रजिस्टर हुए, डॉक्यूमेंट्स विच आर रजिस्टर्ड must be registered. If it relates to a property in India, then it must be registered in India. If it relates to a property in India or a thing or matter to be done in India, it must be registered in India within 4 months of its arrival in India. Within 4 months after its arrival in India. So it will not be valid unless it is registered in India. Section 27 किसी से डील करता है. ये क्या था? टाइम लिमिट. टाइम लिमिट क्लियर हुआ. 23 में क्या कहा? कितने समय में करा लो? डिक्री ऑर्डर है तो 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री या ऑर्डर. री रजिस्ट्रेशन कब से? जब उसको ये नॉलेज हो गया कि जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन था इट वाज इनवैलिड. कब कराना होता है? when the person who has registered the document was not empowered to get the document registered. सेक्शन 24 क्या है? तो फिर 4 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन. 25 क्या है? डिले अनअवॉइडेबल है तो 8 मंथ्स तक का टाइम ग्रांट किया जा सकता है. आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है तो 4 months आफ्टर द डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया. विल प्रेजेंट करने का कभी भी कर सकते हैं. ठीक है. इट मे बी प्रेजेंटेड एट एनी टाइम. ठीक है. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल इज ऑप्शनल. मान लो एक जमीन मैंने खरीदी थी, उसमें नाम मेरा गलत चढ़ गया था. अब नाम गलत चढ़ गया था तो हमको तब अब आदमी क्या करता है? रजिस्ट्री की कागज लेकर के थोड़ी ना रोज दिखता रहेगा, उसको लेकर के अलमारी में बंद कर देता है कहीं. ठीक है. अब हमको से फॉर एग्जांपल बेचना था, हम रजिस्ट्री का कागज निकाल करके देख रहे हैं उसके अंदर में नाम गलत लिखा गया. तो इन दैट केस हम वापस से हमको उसको ठीक करवाना पड़ेगा. समझ रहे बात को? प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. तो आमतौर पे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे? आमतौर पे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है? जहां पे जमीन है उस जगह पे रजिस्ट्रेशन होगा. अगर कई जगहों पे जमीन फैली हुई है तो किसी भी एक रजिस्ट्रार के ऑफिस में करवा सकते हैं. ठीक है. देखो, एक होता है रजिस्ट्रार, उसके अंडर होता है सब रजिस्ट्रार. आमतौर पर हम लोग जिसको देखेंगे वो सब रजिस्ट्रार रहता है. ठीक है. कभी आप लोग गए रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार? हाँ, नहीं गए. तहसील गए, रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर नहीं गए. हमको 2 बार जाने का मौका मिला. एक बार जब हम कुछ जमीन खरीद रहे थे तब, और एक बार मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए. तो जब जमीन खरीद रहे हो तो थोड़ा पहले काफी टाइम हो गया, लेकिन उसके बाद जब आपको ये सब पढ़ा रहे थे तो मेरे अंदर में बहुत कुछ था रजिस्ट्रार से जुड़ी हुई बातों को देखने के लिए. तो जब मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो वहाँ पे हम, अब उस समय सब रजिस्ट्रार हर समय बैठा नहीं रहता है, तो सब रजिस्ट्रार के पास में अलग अलग किताबें रखी हुई थी. उसमें लिटरली ऐसे करके लिखा हुआ था बुक 1, बुक 2, बुक 3, ऐसे करके अलग अलग रिकॉर्ड्स थे. ठीक है. और उनके पास में सारे बुक्स रजिस्टर्स मेंटेन्ड होते हैं, मोटी मोटी किताबें होती हैं, और वहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है. और आजकल क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट जो होता है वो स्कैन होकर के अपलोड हो जाता है. फिर एक अपॉइंटमेंट होता है कि इस समय आप जाएंगे और जा करके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और आप जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, अपना वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये आपका डॉक्यूमेंट है. ऐसे ऐसे करके मान लो 3 पार्टी है तो तीनों पार्टी जाएंगे. ठीक है. मेरे केस में हम लोग 2 पार्टी थे, हम लोग दोनों पार्टी गए. ठीक है. उनसे पूछा गया कि भाई शादी हो गई? हमसे पूछा गया हाँ शादी हो गई, हाँ रजिस्ट्रेशन हो गई. मैरिज रजिस्ट्रेशन उसको कहते हैं. तो शादी नहीं थी, शादी पहले हो गई, फिर शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ. समझ रहे हो? तो इट इज नॉट द ट्रांजेक्शन, इट इज ऑप्शनल. इट इज ऑप्शनल. डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में आसानी रहती है इसलिए करवाया जाता है. ठीक है. तो रजिस्ट्रेशन इज जस्ट कि ट्रांजैक्शन हो गया, उस ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. जैसे जमीन खरीदा आपने, तो जमीन हमने खरीद लिया. अब खरीद लिया, उसके बाद उस जमीन की रजिस्ट्री होगी, तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया. उस एग्जीक्यूशन पेपर का रजिस्ट्रेशन होता है कि हाँ ये पेपर, ये ओरिजिनल पेपर है. समझ गए बात? और
कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट रजिस्ट्रेशन, उसका ट्रांसफर इनइफेक्टिव है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इट इज इनइफेक्टिव। इट कैन नॉट सर्व एज एन एविडेंस आल्सो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग वो एविडेंस का काम भी नहीं कर सकता। सेक्शन 28 प्रोवाइड्स दैट वेयर डॉक्यूमेंट्स अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी shall be presented for registration in the office of a sub registrar within whose sub district the whole or some portion of the relevant property is situated. So documents affecting the, read out, documents affecting immovable property shall be presented for registration in the office of a sub registrar within whose sub district the whole or some portion of the relevant property is situated. हो सकता है पूरा उसी के इलाके में हो सकता है थोड़ा जमीन उस इलाके में है। Section 29 provides that any other document may be presented for registration either in office of sub registrar in whose sub district the document was executed or in the office of any other sub registrar under the state government at which all the person executing the desire the document to be registered. यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भैया सीधा नियम है, जहां पे सिचुएटेड है वहीं पे करो। बाद बाकी जो है डॉक्यूमेंट्स, इन केस ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट इट मे बी गिवन फॉर रजिस्ट्रेशन इन एट एनी रजिस्ट्रार्स ऑफिस, इन एनी सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस यू कैन गो एंड रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। अपनी विल को जहां चाहे वहां पे रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर एट विच प्लेस द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट डिजायर टू बी रजिस्टर्ड। Person executing the document desired to be registered. It may be presented for registration either in office of sub registrar in whose sub district the document was executed, या in the office of sub registrar at which all the person desire. तो जहां पे एग्जीक्यूट कर रहे हो वहां पे भी करा सकते हो, या जहां कहीं और कराना चाहते हो वहां पे भी करा सकते हो। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का कहां पे कराओगे? जहां पे वो रेलेवेंट प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29। Registration of a document elsewhere shall be held to be void. तो आपको देखो एक केस स्टडी बना के देगा। मिस्टर राम was buying a property in Nagpur. Mr. Ram belongs to Delhi. He was buying a property in Nagpur from Mr. X, who is situated in Mumbai. Can he register the property in Delhi itself? Can he register the property in some place else? ऐसे करके नाम ले लिया, आप कहेंगे ना, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी एल्सवेयर शैल बी कंसिडर्ड टू बी वॉइड। इज दिस क्लियर? अच्छा, लेकिन अगर विल के रजिस्ट्रेशन की बात होती तो कहीं पर भी करा सकते थे। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का होता तो कहीं पर भी करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जैसे समझो, अगर डाउट नहीं, अब जैसे समझो हुआ क्या, जैसे मान लो मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, हम एक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। प्रॉपर्टी एक बनारस की है, एक इलाहाबाद की है, एक जौनपुर की है, ठीक है, आजमगढ़ की है, जगह जगह पे प्रॉपर्टीज है। अब मान लो चलो अच्छा बनारस की नहीं थी, बाद बाकी जगहों की प्रॉपर्टी थी, हम चाहते थे बनारस में ही इसका रजिस्ट्रेशन हो, तो हमने बनारस की एक छोटी सी प्रॉपर्टी उसके अंदर में डाल दी। हमने कहा बनारस की एक छोटी सी जमीन हम उसके अंदर में डाल देते और उसका रजिस्ट्रेशन फिर बनारस में करा लेते। चल सकता है क्या? चल सकता है। वेंडर बेचने वाला, वेंडी खरीदने वाला, आस्किंग द वेंडी टू हैव अ स्मॉल proportion of a property in one district so that the registration may be done in that district is not invalid. There is nothing in law to prohibit a person conveying property in one district and residing and owning property in another district and asking the vendee to accept a conveyance also of some small property in the district in which he resides so that the sale date may be registered there and he may not be put to the trouble and expense of a journey to other districts. Section 30. Any registrar may in his discretion receive and register any document which might be registered by any sub registrar subordinate to him. यानी कोई भी रजिस्ट्रार
अपने डिस्क्रिशन से रिसीव कर सकता है और रजिस्टर कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट विच माइट बी रजिस्टर्ड बाय एनी सब रजिस्ट्रार सबऑर्डिनेट टू हिम। तो एक सब रजिस्ट्रार हो गया, सब रजिस्ट्रार के ऊपर कौन हो गया? रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार चाहे तो सब रजिस्ट्रार से लेकर के कोई भी डॉक्यूमेंट को खुद भी रजिस्टर कर सकता है। नेक्स्ट हु कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन? पास एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, एक्सप्लेन द प्रोविजन अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 दैट हु इज ऑथराइज्ड टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कौन रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकता है? तो सिंपल सा फंडा यह है कि सर जो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो प्रेजेंट कर सकता है। बोलो, जो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो उसको प्रेजेंट कर सकता है। तो अ पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द सेम in case of a copy of decree or order claiming under the decree or order। ठीक है, जैसे मान लो कोई डिक्री ऑर्डर के अंडर में हमको कुछ मिला है तो उसको हम भी प्रेजेंट कर सकते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ऑफ सच पर्सन, मेरे बिहाफ पे मेरा रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी एक बात ही हो रही थी किसी से, आप समय के साथ बहुत सी चीजों को सीखते हैं। ठीक है, आई एम ऑल्सो इन टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड वेर आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल। तो एक ऐसी किसी पर्सन से प्रोफेशनल बात हो रही थी, कुछ क्लाइंट था वो हमारा, तो उनसे बात हो रही थी कि वो कह रहे थे कि एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो ज्यादा ही रईस आदमी, रईस के साथ साथ व्यस्त। तो जो बहुत बड़े रईस होते हैं और जो ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए खुद नहीं जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा था सर हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है, एक लीज है उसका रजिस्ट्रेशन कराना, लेकिन सामने वाला मानेगा नहीं, ऐसे करके दिक्कत खड़ी करता है। तो हमने भाई समझा इसमें क्या हो सकता है, तो हमको समझ में आया कि अगर आप खुद नहीं जा रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप अपना एक पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे सकते हो, पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी, और वो दे करके फिर आप रजिस्ट्री के लिए उस पर्सन को भेज सकते हो। समझ के बात? सोचो, इतना इतना पैसा जिंदगी में होना चाहिए कि आपको रजिस्ट्री भी करवानी है तो आप खुद नहीं जाएंगे। आई एम सेंडिंग माई एजेंट, द रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी ऑफ सच पर्सन, द एजेंट ऑफ सच पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव और assignee duly authorized by power of attorney executed and authenticated in the manner hereinafter mentioned। ठीक है, तो the representative or assignee of such person and the representative, the agent of such person, एक हो गया रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी, रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है उसका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, असाइनी हो सकता है। असाइनी मतलब हमने, मेरे पास में आया था ट्रांसफर, हमने अपना ट्रांसफर किसी और को दे दिया, तो वो उसका क्या हो गया? असाइनी। तो रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी, और तीसरा क्या है? एजेंट ऑफ सच पर्सन, लेकिन वो एजेंट को क्या मिलना चाहिए? ड्यूली ऑथराइज्ड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी। इफ इट इज प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बाय अ पर्सन अदर देन द पार्टी मेंशन्ड अबव, देन इट विल बी होली इनऑपरेटिव, रजिस्ट्रेशन विल बी कंसीडर्ड टू बी वॉइड। अच्छा, इसके लिए आपको एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी पड़ेगी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब हम एक्स पर्सन के नाम पर कर रहे हैं ये पावर ऑफ अटॉर्नी कि वो जाकर के मेरी जमीन का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, दिस इज द स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। और एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये मेरे बिहाफ पे कोई भी काम कर सकता है, दिस इज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। दिस विल नॉट डू, यू विल हैव टू मेक अ स्पीक आउट, यू विल हैव टू मेक अ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स, the person executing such document or their representative, assignee or authorized agent must appear before the registering officer within the time allowed for presentation। ठीक है, जब उनको समय दिया जाएगा तो उस समय में उनको हाजिर होना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, विल एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट, विल या अथॉरिटी टू अडॉप्ट। ठीक है, अथॉरिटी टू अडॉप्ट वही हो गया कि जैसे मान लीजिए एक होता है विल और एक होता है अथॉरिटी टू अडॉप्ट, कि मेरे जाने के बाद ये वाला हिस्सा का ट्रस्टी ये होगा, या ये वाला हिस्सा इसके जिम्मे में होगा, या ये एक कार इसको दे दिया जाएगा। उसको विल नहीं कहेंगे, मेरे मर जाने के बाद हमारी कार इनको दे दिया जाएगा, दैट इज नॉट अ विल, दैट इज क्या? अथॉरिटी टू अडॉप्ट। कुछ मत
हम ऐसा कुछ नहीं बना। हु इज इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट विल एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट? विल द टेस्टेटर और आफ्टर हिज डेथ एनी पर्सन क्लेमिंग इज एग्जीक्यूटर और अदरवाइज अंडर अ विल में प्रेजेंट इट टू द रजिस्ट्रार। मजेदार, टेस्टेटर यानी बनाने वाला, या उसके डेथ के बाद एनी पर्सन क्लेमिंग एज द एग्जीक्यूटर और अदरवाइज द लेगेटी। लेगेटी यानी जिस एग्जीक्यूटर, हमने विल बनाया, हम अपने जीते जी उसको रजिस्टर करा सकते हैं। हमारे मरने के बाद हमने अगर एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया कि तुम इसको एग्जीक्यूट कराओगे, देखना तुम्हारी, मैंने अपने वकील दोस्त को दिया तुम इसको एग्जीक्यूट कराओगे, वो एग्जीक्यूटर हो गया, वो भी रजिस्टर करा सकता है। या से फॉर एग्जांपल हमने किसी के नाम कर दिया, तो हमने जिसके नाम कर दिया वो कौन हो गया? वो कौन हो गया? लेगेटी। तो वो लेगेटी भी जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है। अथॉरिटी फॉर अडॉप्शन, डोनर या उसके डेथ के बाद डोनी, और एनी अथॉरिटी टू अडॉप्ट और द अडॉप्टिव सन में प्रेजेंटेड टू रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन। सर क्या प्रोसीजर इसके लिए फॉलो होता है? A will or authority to adopt is presented by testator या donor, may be registered in the same manner as any other document if presented by any other person। यानी अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं विल के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जैसे बाद बाकी रजिस्टर होता है, शक हो गया क्या सामने वाले को, हम अपना खुद का विल बना रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई जाकर के कहे कि ये अंकित सर की विल है हमारे नाम पर, तब तो वो और इसको रजिस्टर करना चाहते हैं, तब तो वो शक की निगाह से देखेगा ना, तो वो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा पहले, और अगर इंक्वायरी को वो पास कर गया तब जाकर के इफ इट इज सेटिस्फाइड अबाउट द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन इट देन इट शैल बी रजिस्टर्ड। तो इफ इट इज प्रेजेंटेड बाय द टेस्टेटर या डोनर, अगर टेस्टेटर या डोनर उसको प्रेजेंट कर रहा है तो सेम मैनर, लेकिन अगर कोई अदर पर्सन कर रहा है तो इट शैल बी रजिस्टर्ड ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड अबाउट द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन इट। नेक्स्ट क्या है बताओ? डिपॉजिट ऑफ विल्स। डिपॉजिट ऑफ विल्स, एनी टेस्टेटर आइदर पर्सनली और ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट deposit with any registrar his will in a sealed cover subscribed with the name of the testator and that of his agent if any and with a statement of the nature of document कि उसका एक वो will है। तो जो will जमा किया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैनर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो करके एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एक सील्ड एनवलप के अंदर में टेस्टेटर कैन डिपॉजिट इट्स विल टू द रजिस्ट्रार और द सब रजिस्ट्रार। ठीक है। विद द हेडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द एनवलप, उसके ऊपर में लिख देगा इट इज अ विल अलोंग विद टेस्टेटर्स नेम एंड एजेंट्स नेम। एजेंट का अगर कोई नाम है तो वो, और टेस्टेटर अपना नाम के साथ में लिख देगा। ठीक है। नेम ऑफ द टेस्टेटर एंड दैट ऑफ हिज एजेंट। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार इसको ले लेने के बाद वो उसको बुक नंबर 5 में लिख देगा। किसमें लिखेगा? उसके पास अलग अलग बुक्स होती हैं, बुक नंबर 1, 2, 3, 4, उसी में बुक नंबर 5 है किसकी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए? विल। द सुपरस्क्रिप्शन एंड शेल नोट द डेट, टाइम, मंथ एटसेट्रा ऑफ सच रिसीप्ट एंड शेल देन प्लेस एंड रिटेन द सील्ड कवर इन हिज फायर प्रूफ बॉक्स। फिर उसको वो अपने पास मेंटेन कर लेगा इन अ फायर प्रूफ बॉक्स। However, the testator may withdraw it by applying for the same and registrar shall deliver it। जो टेस्टेटर है वो उसको विड्रॉ कर सकता है। ठीक है। यानी हम चाहें तो अपनी विल को समय रहते विड्रॉ भी कर सकते, बदल भी सकते हैं। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स कब से ऑपरेटिव होते हैं? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स कब से ऑपरेटिव होते हैं? अगर उनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट शेल ऑपरेट फ्रॉम द टाइम इट वुड हैव कमेंस्ड टू ऑपरेट इफ नो रजिस्ट्रेशन हैव बीन रिक्वायर्ड। यानी अगर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता तब वो जब से ऑपरेटिव होते, सेम विल बी अप्लाइड इवन इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे मान लो अगर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो हमारे आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ कि जब दोनों की सहमति हो जाएगी तब से वो ऑपरेटिव होगा,
तो मेरी सहमति से बस खाली वो ऑपरेटिव नहीं हो जाएगा, आपकी सहमति होते ही वो ऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाया है तो क्या उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज इफेक्टिव या ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ as between two registered documents the date of execution determines priority। अच्छा, अगर मान लो दो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मिल जाए तो of the two registered documents executed by the same person in respect of same property, the one which was executed first will get priority over the other। अभी आज मैंने एक गिफ्ट डीड साइन किया, हर्ष के नाम कर दिया, फिर मैंने गिफ्ट डीड साइन किया, नूर सबा के नाम कर दिया, तो इन दैट केस कौन सा पहले इफेक्टिव माना जाएगा? हर्ष वाला, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन हमने पहले नूर सबा वाले डॉक्यूमेंट का करवा लिया था, अब बताओ कौन सा इफेक्टिव माना जाएगा? रजिस्ट्रेशन पहले नूर सबा वाले डॉक्यूमेंट का करवाया था, हर्ष वाले डॉक्यूमेंट का बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया। डेट ऑफ फर्स्ट एग्जीक्यूशन, देखो यही बात है, तुम लोग को जरा सा घुमा दो तुम लोग घूम जाते हो। डेट ऑफ फर्स्ट एग्जीक्यूशन, पहले हर्ष का एग्जीक्यूट हुआ था तो पहले हर्ष वाला माना जाएगा। अच्छा, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड के अंदर में रजिस्टर्ड वाला, लेकिन अगर दो रजिस्टर्ड हैं तो जो पहले एग्जीक्यूट हुआ था उसको देखा जाएगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिलेवेंट। Generally, priority of two rights accorded by different transfers is governed by the principle cui prior tempore potior est jure। He who is first in time is better in law। लेकिन registered documents will have more effect over oral documents, and registered documents will have priority over non-registered documents। This is very important, this is very important। Registered has priority over non-registered documents, written documents specifically registered have priority over oral वाला। oral documents यानी oral documents हुआ ही नहीं, oral agreement से ज्यादा किसको मिलेगा? registered वाले को। रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड में भी, रजिस्टर्ड दो रजिस्टर्ड में एग्जीक्यूशन जो पहले एग्जीक्यूट किया गया था, एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन इज more relevant as compared to date of registration। It will be operative from the same date as if the registration was not required। सर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो it shall not affect any immovable property comprised therein, confer any power to adopt, be received as evidence of any transaction affecting such प्रॉपर्टी। यानी उससे आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी कन्फर नहीं होगी, आप उसको पा नहीं पाओगे, उसका मालिकाना हक नहीं मिलेगा, पावर टू अडॉप्ट नहीं मिलेगा, या उसको एविडेंस के तौर पे भी रिसीव नहीं किया जा सकता है। पर्टिकुलर्स टू बी इंडोर्स्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड टू, जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको सिग्नेचर करना होता है हर एक पर्सन का जिसने उसको एग्जीक्यूट किया। द सिग्नेचर एंड एडिशन ऑफ एवरी पर्सन एग्जामिन्ड इन रेफरेंस टू सच डॉक्यूमेंट, यानी जिससे जिससे पूछताछ किया गया, विटनेसेस जो होते हैं बेसिकली, उनका भी उसमें इंडोर्समेंट रहेगा, मतलब सिग्नेचर रहेगा, नाम लिखा रहेगा, जो जो पार्टी है उसके उन सबका नाम और सिग्नेचर होना चाहिए। एंड एनी पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स मेड इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर इन रेफरेंस टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जो भी पैसा दिया जा चुका है या दिया गया है इन रेफरेंस टू द ट्रांसफर, वो भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर में मेंशन होना चाहिए। तो जब जमीन के कागज या किसी कागज की रजिस्ट्री होती है उसमें मेंशन होता है कि कितना कितना पैसा उस जमीन को खरीदने के लिए, उस जगह को खरीदने के लिए दिया जा चुका है। प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, दिस इज प्रोसीजर टू बी फॉलो। सबसे पहले क्या करेंगे, अ मेमोरेंडम विल बी फॉरवर्डेड टू
तो कोई भी नॉन डॉक्यूमेंट्री इंस्ट्रूमेंट जब रजिस्टर होता है रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, द रजिस्ट्रार शेल फॉरवर्ड अ मेमोरेंडम ऑफ सच डॉक्यूमेंट टू ईच सब रजिस्ट्रार सबऑर्डिनेट टू हिमसेल्फ इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। आप कहेंगे सर रजिस्ट्रेशन तो सब रजिस्ट्रार ही करता है, उसके पास कहां का भेज रहा है? ये कह रहा है कि अगर रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रेशन किया, बोलो, तो रजिस्ट्रार एक मेमोरेंडम बना करके किसको भेजेगा? सब रजिस्ट्रार। द रजिस्ट्रार शेल ऑल्सो फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट टुगेदर विद अ कॉपी of map or plan mentioned in section 21 to every registrar in whose district any part of such property is। बाद बाकी अगर कई जगहों पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो बाद बाकी रजिस्ट्रार्स को भी उसकी एक कॉपी भेजी जाएगी। जब उसको, अच्छा ये जो होता है ये अपने बुक नंबर 1 में एंट्री करता है, तो such registrar on receiving any such copy shall file it in his book number 1 and shall also send a memorandum of the copy to sub registrar subordinate to him। ठीक है, sub registrar shall file in book number 1, every sub registrar receiving any memorandum under this section shall file it in his book number 1। तो देखो रजिस्ट्रार को मिला तो वो क्या करेगा? सब रजिस्ट्रार्स को भेजेगा जहां जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अगर अलग अलग जगहों पर वो प्रॉपर्टी अलग अलग रजिस्ट्रार्स के अंडर आ रहा है तो उन रजिस्ट्रार को एक कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट भेजेगा, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट भेजेगा अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ मैप या प्लान। फिर वो जो रजिस्ट्रार है वो अपने बुक नंबर 1 में भी लिखेगा और अपने अंडर के सब रजिस्ट्रार्स को फिर भेजेगा। सब रजिस्ट्रार को जब वो मिलता है तो सब रजिस्ट्रार अपने बुक नंबर 1 में उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड दैट द प्रॉपर्टी इन विच इट इज सिचुएटेड in which it relates is not situated within a sub district shall make an order of refusal and record his writing in such order in book number 2 and endorse the word registration refused। ये भी आपसे एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हुआ तो क्या प्रोसीजर है? रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हुआ तो एक्सेप्ट इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट में है नहीं, हमारे सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो हम रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। सो एक्सेप्ट इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि इट इज नॉट सिचुएटेड विद इन हिज सब डिस्ट्रिक्ट। ही, अगर इस रीजन के अलावा कोई रीजन है, ही शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल, वो एक ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल करेगा और उसको रिकॉर्ड करेगा अलॉन्ग विद द रीजंस फॉर रिफ्यूजल। उसने क्यों रिफ्यूज कर दिया? क्या डॉक्यूमेंट सही नहीं था, फर्जी लग रहा था, कोई भी कारण था, along with the reasons of refusal and it will endorse the word in the document registration refused। लेकिन अगर उसके एरिया का नहीं है तो चुपचाप बता देगा मेरे एरिया का नहीं, जाओ दूसरी जगह जाओ। समझ गए? एरिया वाइज होता है। जैसे वाराणसी के, अगेन रजिस्ट्रार के जब ऑफिस में गए थे तो वाराणसी के ऑफिस में, जो वाराणसी की तहसील थी, वहां पर हमने देखा तीन रजिस्ट्रार के ऑफिस थे। ठीक है, 3 रजिस्ट्रार के, जो वाराणसी कोर्ट है वहां पे हम गए थे तो 3 रजिस्ट्रार के ऑफिस थे। ठीक है, तो एरिया वाइज बटा हुआ था वहां पे। रजिस्ट्रार नंबर 1 2 3, तो हम पूछे ऐसे करके सब रजिस्ट्रार का कौन सा है ऑफिस? कोर्ट में पूछो तो बहुत बड़ा सारा होता है, तो पूछे सब रजिस्ट्रार का एरिया कौन सा, आपका इलाका कौन सा? बोला एरिया का है, पूछ रहा होता एरिया। अच्छा, ये वाले एरिया के सब रजिस्ट्रार वहां पर। अच्छा, ये बात समझ रहे हो बात? तो तुम लोग को इसलिए बता रहे हैं कि तुम लोग को ऐसे कभी फ्यूचर में बेइज्जती नहीं फील करना पड़ेगा, तुम लोग को पहले से मालूम रहेगा। तो एक होता है कि आप सिचुएशंस के साथ सीखते हैं, एक है कि आप अपने टीचर के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, दूसरा वाला बेटर है। अपील टू रजिस्ट्रार इन ऑन रिफ्यूजल। हालांकि हमने सामने वाले को ऐसा पता नहीं लगने दिया कि हमको नहीं पता था, हमने कहा हाँ हाँ वही हम कह रहे थे, इनका लॉस कहा। तो ये एक प्रोफेशनल का नियम नंबर 415 होता है, सामने वाले को पता ना लगने दें कि आपको नहीं पता है। अपील टू रजिस्ट्रार ऑन रिफ्यूजल, अगर रिफ्यूज कर दिया, नहीं रजिस्टर करेंगे जाओ, तो अपील कर सकते हैं ना। An appeal shall lie against an order of sub registrar refusing to admit the document for registration। किसके पास जाएंगे? Registrar, to whom such sub registrar is subordinate, if presented to such registrar within how many days from the date of order of refusal।
ठीक है। अच्छा, लेकिन ये कब नहीं कर सकते? दिस डज नॉट अप्लाई व्हेन द रिफ्यूजल इज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी सामने वाला, हम गए, हम दोनों लोगों से पूछे कि भैया ऐसे ऐसे करके पार्टी एग्जीक्यूट किए हो कि नहीं किए हो, ये सेल हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये कह देते हैं कि नहीं हमने तो सेल एग्जीक्यूट नहीं किया, हमने तो सेल एग्जीक्यूट नहीं। हमको जैसे मान लो हम गए वहां पे और सामने वाली पार्टी मना कर दे, तो भैया वो तो डिनाई कर देगा ना सब रजिस्टर, जाओ फिर नहीं रजिस्टर करेंगे, तो उसको लेकर के हम अपील करने नहीं जा सकते। अदर देन दीज ग्राउंड्स आप जा सकते हैं अपील करने के लिए। एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विच आर executed by or in favor of those documents which are executed by government या in favor of government, इसके लिए भी registration compulsory नहीं है। documents issued, received or attested by any officer making a settlement or revision of settlement of land revenue, documents issued, received or attested by any officer engaged in making a settlement or revision of settlement कार्ड दो of क्या, लैंड रेवेन्यू। तो थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ लो। लैंड रेवेन्यू रिसीव करने या उसके सेटलमेंट से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका, डॉक्यूमेंट्स एंड मैप इश्यूड, रिसीव्ड और ऑथराइज्ड बाय एनी ऑफिसर एंगेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग और रिवाइजिंग द सर्वे ऑफ एनी लैंड विच इज फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सच सर्वे। ठीक है। पटवारीज वगैरह के इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स, सनद, इनाम, टाइटल डीड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, नोटिसेस गिवन अंडर सेक्शन 74 या सेक्शन 76 ऑफ बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड 1879। थोड़ा थोड़ा इसको बस खाली पढ़ लें, एक दो पॉइंट याद कर लें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। खत्म। एक बार मॉड्यूल दीजिएगा मेरे को, देखें कोई टॉपिक बचा है। आपने पलट के देखा कोई टॉपिक बचा था? भाई हम देख, जिन लोगों ने मेरे नोट्स में से लिखा है, देखिए हमने कुछ अलग से नोट्स में लिखवाया था क्या? कोई ऐसा टॉपिक जो कि हमने कभी अलग से ऐसा लिखवाया? सब हो गया, खत्म। कौन सा? ब्रेक।